अंगूठे के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा थियरी और प्रैक्टिस के बीच के डिफरेंस को। थियरी वो होती है जिसमें कि एक परिकल्पना बना करके शोध के आधार पर और फिर अंततः सिद्धांतों की तरफ पहुंचा जा सकता है, जिसमें कि एक वैचारिकता होती है, फिलॉसफी होती है। जबकि अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो प्रैक्टिस अभ्यास के नियम पर आधारित होती है। हम जब किसी चीज को करके देखते हैं, उसमें गलतियां करते हैं, अनुभव लेते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझ लें कि अंगूठे के नियम में प्रैक्टिस को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, थियरी को नहीं। तो अगर हम एक इकोनॉमिक या फाइनेंसेस का अगर एक एग्जांपल लें, वो लोग जो कि रोज कार्य पे जाते हैं और कुछ करते हैं, उस करने के आउटकम के रूप में, अपनी लाइफ के आउटकम के रूप में जो वो एग्जांपल्स देते हैं, उन एग्जांपल्स को अगर देखें तो वो रूल ऑफ थंब होगा। जैसे कि हमें अपना घर खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कीमत हमारे 2.5 साल की अर्निंग से ज्यादा कभी भी ना हो। हमारा जो हर महीने हम घर लेकर के जाते हैं उसमें से कम 10% हमारे रिटायरमेंट प्लान के रूप में सेव रहना चाहिए। एटलीस्ट 5 times योर ग्रॉस सैलरी इन लाइफ इंश्योरेंस। हमारा लाइफ इंश्योरेंस हमारी ग्रॉस सैलरी के 5 गुना के बराबर होना चाहिए। ये दिशा निर्देश किसने बताए हैं? ये उन्होंने बताए हैं जो कि अभ्यास रूप में इनको लागू कर चुके हैं। तो जब कोई व्यक्ति अभ्यास रूप में किसी चीज को लागू कर चुका होता है और उसके बाद उसको दिशा निर्देश के रूप में यूज किया जाता है, तो उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। इसका अर्थ क्या है? अभ्यास से निकलने वाले वे नियम जो दूसरों का दिशा निर्देश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पे फाइनेंस का एग्जाम्पल क्यों लिया? भाई तुम सबकी नौकरी लगने वाली है, तो उसके बाद तुम अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करोगे? मुझे लगा कि आपको ये सजेस्ट कर दूं इस एग्जाम्पल के रूप में। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक समस्या में होता है तो वो उसके लिए सॉल्यूशन कहां ढूंढता है? वो सोचता है कि चलो किताबों में ढूंढ लेता हूं या फिर चलो करके देख लेता हूं। तो जब वो किताबों में ढूंढने के लिए जाता है और वो ये देखता है कि भाई ये जो किताबें हैं या जो लोग हैं या जो मेरे से बेहतर लोग हैं वो क्या कहते हैं, सिद्धांत क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस विषय में, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, या फिर मेरे मेंटोर्स क्या कह रहे हैं, इन सभी केसेस में आप किसी ना किसी के सिद्धांतों या किसी ना किसी तरीके के सिद्धांतों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोच लीजिएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक चक्कर में फंस गए। कौन से? सिद्धांतों के चक्कर में। शुड यानी कि हर चीज में यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। तो जो व्यक्ति खुद नहीं करके देख चुके लेकिन उनके पास आपको देने के लिए सजेशन और एडवाइजेस होती हैं, ये होते हैं मेंटोर, सिलेबस, विशेषज्ञ, सिद्धांत और लोग। लेकिन जब आप रूल ऑफ थंब को फॉलो कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार करके देख लेता हूं मैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं करके देख लेता हूं, और वो करके किस चीज के आधार पे? लर्निंग बाय डूइंग के आधार पे, ट्रायल एंड एरर के आधार पे, प्रैक्टिकल मेथड। यानी वो मेथड जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंस जाता है तो उसने उसका सॉल्यूशन कैसे देखा? लेबोरेटरी का मेथड या फिर डिस्कवरी मेथड, जैसे कि आप आर्किमिडीज या न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड। इन सभी में रूल ऑफ थंब लागू होता है, जिसमें कि हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, हम ऐसे लोगों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करते हैं जिन्होंने खुद उसे करके देखा था। तो आप याद रखें रूल ऑफ थंब का बेस क्या है? बेस है कि ये अभ्यास के आधार पे है। लेकिन अभ्यास किसका? या तो अभ्यास आपका या फिर अभ्यास उसका जो कि इसे पहले करके देख चुका है। तो इस लाइन को, ये सबसे कोर लाइन है कि किसी भी प्रकार के अभ्यास के आधार पर स्वीकृत दिशा निर्देश, नीति, तथ्यों द्वारा कुछ करने की विधि। यानी बहुत से लोग इस कार्य को पहले भी कर चुके हैं और जो कर चुके हैं उन्होंने आपस में यह मान लिया कि हां भाई ऐसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभ्यास कर चुके हैं, उनकी लाइफ का अनुभव रह चुका है वैसा। तो जो अनुभव से, जो अभ्यास से, जो क्रिया से निकल करके आते हैं वो रूल ऑफ थंब होते हैं। इसी रूल ऑफ थंब को बहुत सारे पैराडाइम में लागू किया जाता है, जिसमें से कि एक की बात हम अब करने वाले हैं और वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। उससे पहले हम इसको समझ लें कि रूल ऑफ थंब को अगर एक डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि ब्रॉड एप्लीकेशन यानी कि बड़े लेवल पर क्रियाकलापों को लागू करती है। जरूरी नहीं है कि ये एक्यूरेट हो, जरूरी नहीं है कि ये हर जगह के लिए रिलायबल हो, विश्वसनीय हो हर सिचुएशन में, लेकिन ये जरूरी है कि ये आसान होती है और ये बड़ी आसानी से लागू की जा सकती है। तो
कहने का मतलब है कि ऐसे कोई भी कार्य जो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स पे आधारित हो जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आए हो, थ्योरी से नहीं, उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप फॉलो तो किसी ना किसी विचारधारा या दिशा निर्देश को ही कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि जो दिशा निर्देश आप फॉलो कर रहे हैं वो सिद्धांत से आए हैं या फिर वो विचार से आए हैं या फिर वो अभ्यास से आए हैं। तो अगर अभ्यासों से आए हुए दिशा निर्देशों को आप फॉलो कर रहे हैं तो वो रूल ऑफ थंब होगा, लेकिन अगर आप सिद्धांत या विचारों से आए हुए दिशा निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं तो वो रूल ऑफ थंब नहीं होगा। आप हमेशा दिशा निर्देश फॉलो करते हैं, लेकिन अभ्यास आधारित दिशा निर्देशों को फॉलो करने को रूल ऑफ थंब कहते हैं। इसको अब हम ह्यूरिस्टिक मेथड में देखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था, हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं ह्यूरिस्टिक मेथड पे, उसको भी आपको देख लेनी चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड में जो नियम लागू होते हैं वो है, सबसे पहला नियम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड लॉजिकल थिंकिंग। तो जब आप लॉजिकली सोचते हैं या फिर आप गतिविधि करके देखते हैं तो ये सिद्धांत ह्यूरिस्टिक मेथड का हिस्सा है। फिर नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, जैसा कि पियाजे, वाइगॉत्स्की, ड्यूई सभी कहते हैं। पर्पसफुल एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, किसने कहा है? ड्यूई ने कहा है। वो सिद्धांत भी ह्यूरिस्टिक का ही एक बेस है। इसके अलावा आस्क, सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ स्टडी। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये ह्यूरोको से आया है। ह्यूरोको जिसका मतलब होता है आई डिस्कवर। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने बताए थे। हमेशा याद रखिएगा 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप। तो ये 5 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले हम एक समस्या का चयन करते हैं कि भाई ये समस्या क्या है। फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हमने देखा, अच्छा ये है क्वेश्चन, तो ये समस्या है। अब इस समस्या से संबंधित हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी एजुकेशनल गैस। सिंपल, 1 लाइन में, 1 सेंटेंस में याद रखेंगे आप, एजुकेशनल गैस यानी शैक्षिक रूप से जो आपने एक परिकल्पना बनाई। तो तीसरा, कलेक्शन ऑफ डेटा। आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या डेटा है आपके पास में। इसके बाद में आप उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि श्रेणीकरण और वर्गीकरण। जब भी श्रेणीकरण और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन की बात हो, तो क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन आर पार्ट ऑफ एनालिसिस। इसकी बात ब्लूम और पियाजे दोनों ही करते हैं कि जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम या तो क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर हम कैटेगराइज कर रहे हैं। 3rd स्टेज ऑफ पियाजेस डेवलपमेंट थियरी। इसके बाद में हम जाते हैं एक कंक्लूजन पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं एनालाइज करने के बाद में। और ये जो कंक्लूजन निकालना होता है, यही हमारे दिमाग की हाइपोथेटिको इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिससे हम लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा एक आउटकम पे आते हैं। तो ये 5 स्टेजेस दी थी जो कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दी थी। अगर आप अपनी क्लास में लागू करने वाले हैं तो मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस रहेगी कि आप उसके अंदर सबसे पहला स्टेप उद्देश्य निर्धारण करें। आपके आउटकम जल्दी मिलेंगे और बेहतर मिलेंगे, तो ये मेथड और इफेक्टिव हो जाएगा। हालांकि ये उद्देश्य निर्धारण का स्टेप प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने नहीं दिया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस पे आधारित है। ढेरों एक्सपीरियंस है, शोध है, जिसके आधार पे ये माना जाता है कि अगर आप कार्य करने से पहले उद्देश्य निर्धारित कर लें तो उसका आउटकम बेहतर हो जाता है। आज के इस सेशन को लेकर के अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।